हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। बच्चों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि क्लास 11th के वीडियोस 2 अप्रैल से अपलोड होने शुरू हो जाएंगे, तो आज हम वो करने वाले बच्चों। और सबसे पहली बात ये कि क्लास 11th का जो फिजिक्स है आपका, उसके लिए आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स का जरूरत पड़ता है, जैसे वेक्टर अलजेब्रा या फिर इंटीग्रल कैलकुलस या डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये सारा चीज हम करेंगे बच्चों धीरे धीरे, और हर एक वीडियो के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये 2 साल 11th और 12th आप बोर्ड्स के हिसाब से चलें या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के आपके जो एग्जाम्स हैं आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैथ्स तो बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। इसके अलावा जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारा चीज है, वो सारा आपने पहले से क्लास 10 तक पढ़ा होगा। तो मैं आपको वो सारा चीज बताऊंगा जो आपके लिए नया है ना। जैसे सबसे पहला चीज आपके लिए नया है वेक्टर अलजेब्रा। आपने वेक्टर के बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन उसके डेप्थ में आपको आइडिया नहीं होगा, तो हम वो चीज करेंगे बच्चों, और हर एक वीडियो के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, एक बार हम स्केलर के बारे में जरा रिव्यू कर लेते हैं। आपको पता होगा स्केलर क्या होता है। स्केलर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। जैसे मुझे बोला गया कि इस स्टाइलस का, इस पेन का मास कितना है, तो अगर मैंने इसका मास लिखा है ऐसे, तो इसका मास हम लिख देते हैं, मान लेते हैं 1 kg। तो इसके मास 1 kg में आपको दिख रहा होगा 2 पैरामीटर्स है हमारे पास। पहला तो ये दिख रहा है, ये 1, दैट इज द मैग्नीट्यूड, और दूसरा ये दिख रहा है हमें kg, दैट इज द यूनिट। तो इसमें आपको कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए एक ऐसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसी के जैसा मास के जगह हम ले सकते हैं, मास के जैसा हम एग्जांपल ले सकते हैं डिस्टेंस का या फिर स्पीड का। जैसे आपसे स्पीड बोला गया कि किसी व्हीकल का या किसी पर्सन का स्पीड कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड आपने बोल दिया। तो इसमें भी क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट, डायरेक्शन कहीं भी नहीं है। या डिस्टेंस है, आपने बोला 20 किलोमीटर, तो सेम गोज फॉर डिस्टेंस ऑल्सो, इसमें भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है और यूनिट है, डायरेक्शन नहीं है। तो ये तो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चों। और इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब बहुत सिंपल है, आपने करा ही हुआ है, अभी तक बहुत बार किया होगा। अब हम आते हैं वेक्टर पे। वेक्टर क्या होता है बच्चों, इसमें 3 चीज हमें देखना पड़ता है कि इसमें ये 3 चीज है क्या। पहला चीज कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए इसमें, दूसरा कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इट शुड ओबे ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चों ये दोनों चीज आपको बहुत सिंपल समझ में आ रहा होगा कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन। बाकी ये जो तीसरा चीज हमने लिखा है, ये एग्जैक्टली क्या है ये हमें पता चल जाएगा आगे आने वाले वीडियो में, कि ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे बेसिक चीज बताऊंगा वेक्टर के बारे में जो बार बार हमारे काम आते हैं, है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में कि ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन एग्जैक्टली क्या होता है। बेसिकली मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि जो स्केलर होते हैं उनको हम ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, लेकिन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास रूल होते हैं। जैसे एक ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है, और उसी को मॉडिफाई करके हमें मिलता है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो आइए, अब ये हो गया हमारा वेक्टर के बारे में। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर बोला गया कि किसी बॉडी का वेलोसिटी बताओ कितना है, तो हम ऐसे लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। मतलब इसमें हमें क्या बताना पड़ गया, डायरेक्शन। अब जैसे ही डायरेक्शन आया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ या साउथ, ऐसे करके कुछ भी बोला गया, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या आया, मैग्नीट्यूड, यूनिट, और क्या आया, डायरेक्शन। इसका मतलब ये कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एंड ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी है ना, इसको हम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज हम आगे चल के देखेंगे। अब देखिए, वेलोसिटी के अलावा और भी क्या क्या हो सकता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट। आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। या फोर्स या एक्सेलरेशन, ये फोर्स हो या एक्सेलरेशन हो, ये सब कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब देखिए, हम इसको डिनोट कैसे करें, इसका सिंबल क्या लेना पड़ेगा। तो पुराने जो बुक होते थे, पुराने एडिशन, अभी भी आपको जो मिलेंगे, कहीं कहीं पे आपको जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए आपको ऐसे कुछ ये बोल्ड किया हुआ मिलेगा, वी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन बोल्ड ऐसे किया हुआ। तो इससे हम डिनोट कर सकते हैं वेलोसिटी को। लेकिन जनरली जो हमें मिलता है, मैं आपको बता देता हूं, v और उसके ऊपर आपको एरो दिया मिलेगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर v लिखा है
बोल्ड करके, मतलब वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर v के ऊपर आपको एरो दिखा, मतलब एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन भी है इसमें, मतलब ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। लाइकवाइज अगर फोर्स लिखना है तो फोर्स के लिए या तो F के ऊपर आप एरो दे दें या फिर F को थोड़ा ऐसे बोल्ड करके लिखा हुआ आपको मिल सकता है ना। या एक्सेलरेशन है तो A के ऊपर एरो या फिर एक्सेलरेशन के लिए जो A है उसको थोड़ा आपको बोल्ड किया हुआ मिल सकता है। तो ऐसे करके हम किसी भी वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारा वेक्टर के बारे में बिल्कुल बेसिक चीज हमने डिस्कस कर लिया। अब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने एक ऐसा लंबा लाइन खींचा और उसके आगे एक एरो दे दिया, तो ये जो यहां से लेके यहां तक का लेंथ है ना, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। जैसे मैंने लिखा 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये 100 मीटर पर सेकेंड ये क्या है, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में। जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में ये बता रहा है। और ये एरो हमें क्या बता रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में। ये यही चीज अगर हमें ऐसा बना हुआ मिल जाए तो ये हमारा मैग्नीट्यूड अगर 100 मीटर पर सेकेंड है, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक का, ये हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। लेकिन जैसा आपको दिख रहा होगा ये एरो इधर है, मतलब पहले डायरेक्शन ये था, अभी डायरेक्शन ये है। तो ये हमारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी वेक्टर को। अब सवाल बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर 100 के लिए तो ठीक है, अगर 1000 के लिए बोला तो कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में हमें बड़ा लाइन थोड़ा दिखाना पड़ेगा, लेंथ बड़ा दिखाना पड़ेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा बनाएं। जैसे मान लीजिए अगर हम ये 100 वाले को अगर ऐसे छोटा बना के दिखाते हैं तो फिर 1000 वाले के लिए लगभग इसका ऐसे करके हम 10 टाइम्स ऐसे करके दिखा सकते हैं, है ना। तो ये हम ऐसे करके दिखा सकते हैं 1000 मीटर पर सेकेंड। स्केल का यूज कर सकते हैं हम इसके लिए, है ना। तो ये लेंथ हमारा बता देगा इसके मैग्नीट्यूड के बारे में, और ये एरो जो आपको दिख रहा है ये इसके डायरेक्शन के बारे में बता देगा। ओके, तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब चलिए आगे बढ़ते। अब जैसे ये वेलोसिटी हो या फोर्स हो या एक्सेलरेशन हो, सबके लिए हम यही काम करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट टाइप ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए बहुत सारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आपको दिख रहा होगा, एक एक करके सारा चीज डिस्कस करते हैं बच्चों। जैसे इक्वल, अब ये सुन के ही पता चल रहा है, 2 वेक्टर्स या 3 वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स है वो इक्वल कब होंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। क्योंकि इक्वल वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर किसी 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल है तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये है इक्वल वेक्टर। तो मैं लिख देता हूं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। अगर ये दोनों चीज सेम हुआ तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं बच्चों इक्वल वेक्टर। ओके, जैसे यहां पे मान लीजिए मैंने लिखा 100 मीटर पर सेकेंड, यहां भी लिखा 100 मीटर पर सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी आपको दिख रहा होगा कि सेम। तो ये हमारा इक्वल वेक्टर हो गया। अगर अनइक्वल वेक्टर बोला तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम दोनों के मैग्नीट्यूड में चेंज कर दें या फिर दोनों का डायरेक्शन में कुछ चेंज कर दें। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड का, थोड़ा इसको और बड़ा रखते हैं, और एक मुझे बोल दिया गया 50 मीटर पर सेकेंड का। तो ऑब्वियसली देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये थोड़ा मैं और ऐसे बना देता हूं, ये चीज थोड़ा बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ऐसे दिखना चाहिए। ये देखिए मैंने 50 मीटर पर सेकेंड लिखा, तो अब दोनों का मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ गया, तो डायरेक्शन सेम हो है लेकिन ये अनइक्वल वेक्टर हो गया। दूसरा कंडीशन क्या पॉसिबल है कि दोनों का मैग्नीट्यूड हम सेम दिखा दें, इसका भी मैग्नीट्यूड 100 मीटर पर सेकेंड, इसका भी मैग्नीट्यूड 100 मीटर पर सेकेंड, लेकिन देखिए डायरेक्शन अलग अलग है ना, एक का डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन अलग हो गया, तब भी ये क्या हो गया, अनइक्वल वेक्टर्स हो गया, है ना। उसके बाद बच्चों होता है पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होगा, सुन के ही पता चल रहा है, 2 वेक्टर है, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, अब देखिए इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल होने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वल वेक्टर्स बोला ही नहीं गया, पैरेलल बोला गया है। तो मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है यहाँ पे, ये हम ऐसे a और b नाम ले लेते हैं, वेक्टर a वेक्टर b। अब ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का ये दोनों एक दूसरे के आपको पैरेलल दिख रहे हैं, तो ये हमारा पैरेलल वेक्टर हो गया। जैसे इक्वल वेक्टर्स में ये दोनों चीज सेम होनी चाहिए, पैरेलल वेक्टर में सिर्फ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट है बच्चों कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है। अब देखिए सुन के ही पता चल रहा है, कोलिनियर का मतलब एक लाइन में, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, तो इन दोनों के लिए लाइन क्या हो गया, सेम। तो ये दोनों वेक्टर्स हमारे क्या हो गए, चलिए मान लेते हैं हम अब बहुत बार वेलोसिटी ले चुके हैं, तो हमारे दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं आ जाए कि सिर्फ वेलोसिटी के लिए ये सब होगा, क्या नहीं,
फोर्स के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, सारे वेक्टर क्वांटिटीज के लिए चीज पॉसिबल है। अब जैसे देखिए ये हम फोर्स ले लेते हैं F1 और F2, दोनों फोर्स ही हैं और दोनों एक ही लाइन में एक्ट कर रहा है, तो ये हमारा कोलिनियर वेक्टर्स हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट है कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब, प्लेन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन का सरफेस हमारा एक प्लेन है, क्योंकि ये दो डायमेंशंस मिलके बन रहा है। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। अब जैसे इस पे अगर मैं कोई ऐसे दो वेक्टर्स बनाता हूं, ये दो वेक्टर्स, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है, क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इनफैक्ट कोई भी दो वेक्टर्स आप ले ले, वो किसी एक प्लेन में लाई करेंगे ही करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे देखिए अगर मैंने ये मान लीजिए ये एक वेक्टर लिया, ये F1 और एक ये वेक्टर लिया F2, तो ऑब्वियसली ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनका खुद का एक प्लेन होगा, ये रहा इसका प्लेन, ये सरफेस। अगर मैं इस दोनों वेक्टर को ऐसे भी रख दूं, ऐसे करके ऐसे, तभी इन दोनों वेक्टर्स का एक प्लेन होगा, ये रहा इन दोनों वेक्टर्स का प्लेन। मतलब कोई भी दो वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर ही होंगे। लेकिन दो वेक्टर्स अगर हम तीन ले लें तो ये कंडीशन सही नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूं ये कैसे होगा। अभी फिलहाल हमने क्या चीज कंक्लूड किया कि दो वेक्टर्स अगर हमारे पास है तो वो दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे, आप चाहे कहीं से भी देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए मैं ये ऐसे रख लूं और ये ऐसे रख लूं, तो ये देखिए अभी भी ये दो वेक्टर्स का जो प्लेन है वो क्या है, ये प्लेन है ना, तो ये दोनों कोप्लेनर है। लेकिन अगर तीन वेक्टर्स के बारे में बात किया जाए तो तीन वेक्टर्स में ये चेंज पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ये चीज हटाते हैं। कैसे पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए तीन वेक्टर्स लिया है हमने, एक वेक्टर लिया हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक लिया वाई एक्सिस के लॉन्ग, और आप शायद आपको पता हो कि इधर हम जेड एक्सिस लेते हैं। तो ये तीनों वेक्टर्स बच्चों, अगर कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये होता तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन में लाई करता, तो दो वेक्टर्स हमारे ये हो सकते हैं कोप्लेनर। लेकिन अगर तीन वेक्टर्स है तो कोप्लेनर नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये हमने लिया, ये दो पेन हमने ले लिया है, ये दोनों, ये मान लीजिए एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन। अगर हम एक वेक्टर ऐसे ले लें तो अब ये तीनों वेक्टर्स आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों का तो ये प्लेन है, लेकिन ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर का प्लेन कुछ अलग ही हो गया। तो तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते, नहीं भी हो सकता। अब जैसे इसी वेक्टर को मैं ऐसे रख दूं तो आपको दिख रहा होगा कि इन तीनों वेक्टर्स के लिए प्लेन तो ये हो गया ना। तो तीन वेक्टर्स कभी कोप्लेनर हो भी सकते हैं और कभी कोप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दो वेक्टर्स है तो वो हमेशा कोप्लेनर रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कैसा हमारा वेक्टर है देखते हैं। फिर है बच्चों कंकरेंट। कंकरेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए कंकरेंट वेक्टर का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट के से सारे वेक्टर्स एक्ट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए हमने इधर एक फोर्स लिया F1, एक फोर्स यहां से इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये जो तीनों वेक्टर्स है, तीनों जो हमारे फोर्सेस हैं F1, F2, F3, ये तीनों क्या है, कंकरेंट कहलाएंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट से एक्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट के अबाउट एक्ट कर रहे हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है बच्चों जीरो वेक्टर। अब ये जीरो वेक्टर सुन के ही पता चल रहा है, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है जीरो। जीरो वेक्टर का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, जीरो होता है। और इसका जो डायरेक्शन है ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, और डायरेक्शन का कोई खास सिग्निफिकेंस भी नहीं है, ये इनसिग्निफिकेंट है ना। तो जीरो वेक्टर के बारे में बस एक आइडिया लेते हैं, पढ़ते हैं कि जीरो वेक्टर का मतलब क्या, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और जिसका जो डायरेक्शन है दैट इज अनआइडेंटिफाइड। ओके, तो जीरो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन अनआइडेंटिफाइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों यूनिट वेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत जगह काम आता है, सुन के ही पता चल रहा है। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, ये सब हटा देता हूं मैं। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो वन होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वन। वो चाहे आप कुछ भी ले लें, अगर आप फोर्स का यूनिट वेक्टर ले लें, मतलब वो फोर्स का वैल्यू क्या है, वन। अब यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं, न्यूटन, डाइन, कुछ भी। या फिर अगर आपने बोला एक्सेलरेशन के लिए आपने यूनिट वेक्टर लिया, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, वन। तो ये यूनिट वेक्टर का काम यही होता है, ये मैग्नीट्यूड वन है और डायरेक्शन बताता है हमें। बेसिकली इसका काम क्या है, डायरेक्शन बताना। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, एक वेक्टर है हमारे पास ए, मान लीजिए ये हमारा है वेक्टर ए। इसी वेक्टर के डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया, और यूनिट वेक्टर को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर में कैप देके। जैसे मैं आपको बता देता हूं, मान लेते हैं हमने एक यूनिट वेक्टर लिया x,
ठीक है, कोई भी नाम को आप कुछ भी ले सकते हैं, x की जगह y, k, i, j, कुछ भी l, a, b, c कुछ भी ले सकते थे। तो हमने x एक वेक्टर लिया है जो कि क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर के ऊपर हम क्या लगाते हैं, ऐसे करके ऐसे एक कैप लगा देते हैं, तो इससे आप समझ जाएंगे ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। मतलब इस यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो यूनिट वेक्टर है हमारा, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये वाला साइन आपने पहले भी देखा होगा, मॉड बोलते हैं इसे या मॉड्यूलस बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगा हुआ दिखा, इसका मतलब हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, है ना, सिंपल, इट इज क्वाइट सिंपल। तो अब देखिए होगा क्या, जैसे हमने ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो देख लिया कि 1 है, हम एक यूनिट वेक्टर हमने लिया था x कैप, जो कि किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ a। ये जो x कैप है मतलब यूनिट वेक्टर x है, ये किसके डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ a। समझिएगा बच्चों ध्यान से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है ये सारा चीज हमारे लिए। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं a इक्वल बी एक्स कैप, अब इसका मतलब क्या हुआ, x वेक्टर हमने क्या बोला, ये जो यूनिट वेक्टर x है ये किसके डायरेक्शन में, a के ही डायरेक्शन में है। और ये b क्या बता रहा है जरा देखिए, a का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये a का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, b के इक्वल, क्योंकि x जो है हमारा यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 1 इंटू b करेंगे तो क्या आ जाएगा, b। मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या है, b। और डायरेक्शन के लिए हमने सिर्फ क्या कर दिया कि डायरेक्शन के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया जो किसके डायरेक्शन में लाई कर रहा है, वेक्टर a के ही डायरेक्शन में लाई कर रहा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे नंबर लेके देखेंगे तो थोड़ा और आसान लगेगा हमें। जैसे मान लीजिए हमने लिया वेक्टर a इक्वल 4 और x कैप। अब इससे हम क्या समझ गए कि ये जो वेक्टर a है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4, इसका मैग्नीट्यूड है 4, और डायरेक्शन के बारे में हमें बताने के लिए कौन है, ये x कैप, जो किस डायरेक्शन में है, वेक्टर a के डायरेक्शन में। इट इज क्वाइट सिंपल। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ये यूनिट वेक्टर के बारे में हो गया बच्चों। और जैसे एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी जैसे x, y और z एक्सिस के बारे में हम देख रहे थे, तो ये चीज हमारे काफी काम आने वाला है। बेसिकली x, y और z एक्सिस का बार बार हम यूज करने वाले हैं। तो x एक्सिस के अलोंग, x डायरेक्शन में हम कोई भी जो यूनिट वेक्टर लेते हैं ना, वो हम लेते हैं i कैप, ठीक है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हुआ, और ये i बोल दिख रहा है आपको, मतलब ये किस डायरेक्शन में, x के डायरेक्शन में। वैसे y एक्सिस के अलोंग, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। तो i हमने लिया x के लिए यूनिट वेक्टर, y एक्सिस के अलोंग, y डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर लेते हैं j कैप, ओके। और फिर z एक्सिस के अलोंग अगर हमारा कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो उसके लिए हम लेते हैं k कैप। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत आने वाला है आपको बच्चों, बार बार इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ये सारा चीज यूज करेंगे। तो मेक इट श्योर कि आपको ये सारा चीज पता हो, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बच्चों देखते हैं कि पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। पैरेलल ट्रांसलेशन मतलब पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए मैं कोई फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, ये भी बहुत काम का चीज है। मैंने कोई फोर्स लगाया F1 लगा लिया ऐसे करके, तो अब इस वेक्टर को अगर हम पैरेलल ट्रांसलेट करें, पैरेलली शिफ्ट करें, तो इसके मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड, हम मान लेते हैं कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है, और बच्चों ये आपको ये समझ में आ रहा हो कि जहां पे भी मॉड दिखा मतलब हम वेक्टर का सिर्फ क्या ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड 5 है, 5 यूनिट्स। तो इस वाले वेक्टर, इसको हमने यहां से ट्रांसलेट करके मतलब शिफ्ट करवा के यहां रख दिया, तो अभी भी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 यूनिट्स ही होगा। और पैरेलली इसको शिफ्ट किया है तो इसका डायरेक्शन भी सेम ही है। तो अगर हम किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, पैरेलली ट्रांसलेट करते हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये चीज अभी हम यूज करने वाले हैं। इट माइट बी फोर्स, इट माइट बी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी हो सकता है बच्चों, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो वेक्टर्स के बीच में, या चाहे जितने भी वेक्टर्स हैं, 3, 5, 10 वेक्टर्स हैं, तो उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं। जैसे देखिएगा हमारे पास क्या है सबसे ज्यादा जरूरी चीज, और इस चीज के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी वेक्टर है ना बच्चों, जैसे यही एक वेक्टर है, तो ये जो एरो आपको यहां बना हुआ दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं हेड। इसको क्या बोलते हैं, हेड। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं टेल, है ना। ये टेल है और ये हेड है। जहां एरो बना हुआ है वो हेड है, और जो ये सिंपली ऐसा आपको दिख रहा है ये है टेल। तो एंगल के लिए हमें क्या करना होता है कि या तो टेल से टेल कोइंसाइड करे, दो वेक्टर्स का टेल और टेल कोइंसाइड करे, या फिर हेड और हेड
कोइंसाइड करे, तो दोनों के बीच हम एंगल निकाल सकते हैं किसी भी दो वेक्टर के बीच में। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया ऐसा और एक वेक्टर ऐसा, ये मान लेते हैं हमारा वेक्टर ए, ये मान लेते हैं वेक्टर बी। तो ये दोनों वेक्टर्स का आपको दिख रहा होगा कि दोनों का जो टेल है ये कोइंसाइड कर रहा है, यही चीज है ना, ये वाला पार्ट टेल है, तो देखिए ये हेड, तो दोनों का टेल यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वही हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मान लेते हैं कुछ भी है, मान लेते हैं 30 डिग्री, तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल हमें मिल गया 30 डिग्री। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जैसे देखिएगा कंपैरिजन करना है बच्चों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सारा चीज आप कंपैरेटिवली पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं आसानी से। जैसे मैंने क्या लिखा, टेल और टेल कोइंसाइड करे या फिर हेड और हेड कोइंसाइड करे। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक वेक्टर लिया ऐसे, एक वेक्टर लिया ए और एक वेक्टर मैंने ले लिया ऐसे, ये है हमारा वेक्टर बी। थोड़ा इसको अलग कलर से दिखा देते हैं ताकि आपको विजिबल रहे अच्छे से। ये देखिए दोनों का एरो, तो ये दोनों का हेड कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे, ये रहा दोनों का टेल, तो ये ए और ये वेक्टर बी। तो अब इसके बीच में भी जो एंगल बन रहा है वो भी हम ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए 30 डिग्री है ना। अब आप सोचेंगे सर ये कभी हेड कभी टेल, दोनों एक ही चीज है बच्चों। देखिए कैसे हो रहा है, अब ये जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर को हम आगे अगर प्रोड्यूस करें तो उसका डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं। तो देखिए इसी वेक्टर को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, वैसे आगे करके ऐसे बढ़ा दिया, ये रहा हमारा वेक्टर ए जिसको हमने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। और फिर वैसे ही इस वाले वेक्टर को, वेक्टर बी को भी हम प्रोड्यूस कर देते हैं, ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, तो ये अभी भी क्या रहेगा, वेक्टर बी ही रहेगा ना। इधर हमारा वेक्टर ए है और ये इसको आगे बढ़ाया तो ये है वेक्टर बी। अब देखिए बच्चों, जो एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा था वही एंगल तो यहाँ पे भी बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, आपको दिख रहा होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हेड और हेड का कोइंसाइड करने वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं या टेल और टेल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए अगर हमें ये चीज मिल गया, जो कि बहुत कम ही चांसेस है कि ऐसा मिले, हमें कुछ ऐसा मिल सकता है कि एक का हेड और एक का ऐसे करके आपको मिल सकता है कि एक का टेल कोइंसाइड करे। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ हेड है और यहाँ इसका हेड है, तो ये मान लीजिए हमारा वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो इसका वेक्टर बी का जो हेड है ये वेक्टर ए के टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो अभी हम ये एंगल नहीं निकाल सकते दोनों के बीच का। मान लीजिए आपको ये एंगल दिया गया है, मान लेते हैं ये एंगल है हमारा 120 डिग्री, तो ये एंगल हमारे किसी काम का नहीं है, हम इस एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे। हम किस एंगल को फाइंड करेंगे, कंसीडर करेंगे, जरा देखिएगा। अभी हम इस वाले वेक्टर को, जैसे अभी हमने यहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया था, ट्रांसलेट किया आगे के डायरेक्शन में, वैसे ये बी को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इसको अगर हम आगे करके ऐसे प्रोड्यूस कर दें तो ये देखिए हमारा वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड हमारा वही रहेगा और डायरेक्शन तो वही है क्योंकि आगे प्रोड्यूस किया है ना। तो ये देखिए अब ये आगे बढ़ा दिया हमने, तो अब आपको दिख रहा होगा कि वेक्टर बी का हेड तो यहाँ है और वेक्टर बी का टेल यहाँ पे है। तो अब वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए का टेल दोनों यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब ये एंगल हम कंसीडर करेंगे। तो ये पूरा 120 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 60। बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है। तो ये हम एंगल फाइंड करना सीख गए दो वेक्टर्स के बीच में। अब एक सवाल और उठता है कि सर आपने ये चीज, चलिए आपने ये चीज बोल दिया कि ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ये दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल मान लेते थीटा। तो सर हम यही एंगल क्यों लें, ये एंगल भी तो ले सकते थे, क्योंकि ये भी तो एंगल ही बन रहा है, दोनों का टेल और टेल कोइंसाइड कर रहा है, बी का और ए का टेल यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, तो हम यही एंगल क्यों ले, ये वाला पूरा एंगल क्यों नहीं ले ले। क्योंकि बच्चों आपको हमेशा 180 से डिग्री से कम वाला एंगल कंसीडर करना होता है। जो दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल बन रहा है ये थीटा का वैल्यू हमेशा क्या रहना चाहिए, 0 के इक्वल या ग्रेटर देन 0 से, और ये 180 डिग्री के इक्वल या लेस देन होना चाहिए, मतलब 180 से बड़ा एंगल हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो एंगल है ये तो हमारा 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, और छोटा एंगल कौन सा है, ये वाला एक्यूट एंगल है ना, तो हम ये वाला एंगल ले सकते हैं। आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं इसके लिए। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर हमारा इधर दे दिया गया, एक वेक्टर इधर ऐसे करके दे दिया गया, ये इसका आपको दिख रहा होगा ये हेड, और इसका यहाँ पे हेड, और फिर एक वेक्टर हमें ऐसे करके दे दिया गया है ना। इसका एरो मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। इट इज काइंड ऑफ असाइनमेंट फॉर यू, तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं और नहीं तो आप देख भी सकते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो हमें मान लीजिए हमें दे दिया गया है और एक वेक्टर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे करके ले लिया,
ये वेक्टर, और सबका मैं नाम लिख देता हूं, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर सी और ये वेक्टर डी। तो मान लीजिए मुझे ये चीज बता दिया गया है कि ये जो एंगल है ये है हमारा 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री गिवन है। अब हमें बोला गया है कि वेक्टर बी और सी के बीच का एंगल निकालो या वेक्टर सी और डी के बीच का एंगल निकालो, ये सारा चीज। तो पहले मैं आपको लिख के बता देता हूं कि क्या क्या करना है। बी एंड सी के बीच में एंगल निकालना है, वेक्टर बी एंड सी, फिर वेक्टर सी एंड डी के बीच में निकालना है, और फिर वेक्टर ए और डी के बीच में निकालना है। चलिए, वेक्टर ए और डी के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें ये दिख रहा होगा कि इसका हेड और वेक्टर सी का टेल कोइंसाइड कर रहा है, या फिर वेक्टर डी का भी हेड और वेक्टर सी का टेल कोइंसाइड कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेक्टर्स को पैरेलल डायरेक्शन में पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, ये वाला वेक्टर को अगर हम आगे बढ़ा दें ऐसे करके, इस डायरेक्शन में ऐसे करके बढ़ा दें, तो अब देखिए क्या होगा, ये इसका आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा, अब ये वेक्टर जो बी है ये हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये रहा वेक्टर बी। तो ये वेक्टर बी का, और फिर इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं, वेक्टर डी को अगर हम आगे बढ़ा दें ऐसे करके, वेक्टर डी को अगर ऐसे करके बढ़ा दें आगे, तो हमारा वेक्टर डी हो गया। ये इसी डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा, ये एरो को हमने कंटिन्यू कर दिया। तो अब देखिए क्या हो, हमारा काम आसान हो चुका है। ये हमारा वेक्टर सी का यहाँ पे टेल और वेक्टर बी का टेल, ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ये 30 है और ये तो 90 है। तो ये 90 और 30 क्या हो गया, 120, मतलब सी और बी, हमारा वेक्टर सी और वेक्टर बी के बीच का एंगल हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 90 प्लस 30, दैट इज 120 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 120 डिग्री। फिर जैसे सी और डी के बीच में चाहिए, तो देखिए सी का ये तो हेड है, यहाँ पे टेल होगा, और फिर वैसे ही डी का यहाँ पे हेड है और यहाँ पे टेल है। तो आपको दिख रहा होगा सी और डी का टेल यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब हमें ये वाला एंगल चाहिए बच्चों। तो देखिए ये 30 डिग्री है और ये पूरा आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, लीनियर पेयर है। तो ये 30 है, तो लीनियर पेयर से हमें ये क्या मिल जाएगा, ये पूरा एंगल मिल जाएगा 150 डिग्री, है ना। तो सी और डी के बीच का एंगल हमें मिल गया 150 डिग्री। ये सारा चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि हर जगह जैसे ही आप नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के लिए या वेक्टर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, तो ये सारा चीज आपके काम आने लगेगा। एंड आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा हो। और ये लास्ट वाला हमारा बच्चा है बच्चों, ये ए और डी के बीच में निकालना। तो देखिए ए और ये रहा डी, तो अभी फिलहाल हमें दिख रहा है कि डी को जो हमने आगे बढ़ाया है, अगर ए को हम इधर शिफ्ट करें, पैरेलल शिफ्ट करें, तो मैं ये जरा आपको बना के दिखा देता हूं। ए को अगर हम ये पैरेलल शिफ्ट करें ऐसे करके यहाँ पे, तो अब देखिए ये ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए इसका हेड और इसका हेड दोनों कोइंसाइड कर रहा है, जो कि यहाँ पे आपको 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा हो। तो इट इज क्वाइट सिंपल बच्चों। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको रिजॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर्स को, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर का जो पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, वो कैसे फाइंड करते हैं, या एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लगे रहिए और मैं भी आपके साथ चल रहा हूं, एक एक करके सारा टॉपिक कवर करते जाएंगे और फिजिक्स 11th और 12th का भी काफी आसानी से सीखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।